हेलो स्टेनोग्राफर्स। सूजी स्टेनो लैब में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी ओरेटर सूजी और मैं आज आपके लिए 100 वर्ड्स पर मिनट का डिक्टेशन लेके आई हूँ। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। किसानों के धरने के शतक के बाद अब आगे क्या? केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों नए किसान कानूनों को रद्द करने और फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी सुरक्षित किए जाने की मांग कर रहे किसानों का आंदोलन 101 दिनों का हो गया। देश के इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जब कोई आंदोलन इतने लंबे वक्त तक चला हो और जिसकी वजह से राजधानी की तरफ जाने वाले रास्ते जाम पड़े हों। हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान आम आदमियों और कारोबारियों को हो चुका है। टैक्स के रूप में सरकार को लगी चोट भी छोटी नहीं होगी। किसान आंदोलन का मुद्दा जस का तस है। किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हुए है। सरकार भी लक्ष्मण रेखा से आगे जाने को तैयार नहीं है। 22 जनवरी के बाद से किसान और सरकार के बीच कोई बैठक भी नहीं हुई है। जिस तरह के हालात उसके हिसाब से अगले कुछ हफ्तों तक वार्ता की गुंजाइश नहीं दिखती। इस मोड़ पर आकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसान आंदोलन की दिशा अब क्या होगी। लगभग साफ है कि इस मुद्दे पर जो कोई बातचीत होगी वह शायद 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद ही हो। बातचीत का रुख भी बहुत कुछ चुनाव नतीजों पर भी निर्भर करेगा। आंदोलनकारी किसानों की रणनीति भी बदली है। पिछले 40 दिनों के अंदर किसानों की 60 से ज़्यादा महापंचायतें हो चुकी हैं। आंदोलन का और विस्तार करने की कोशिश हो रही है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी किसान आंदोलन से जुड़े नेता जाने की तैयारी में हैं ताकि वहां के किसानों को इन मुद्दों पर जागरूक किया जा सके। हालांकि तमिलनाडु को छोड़कर इनमें से ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर कृषि कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य का मामला पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह संवेदनशील हो। तमिलनाडु में ज़रूर पहले भी किसान आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन जो तेवर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने दिखाए हैं वह तमिलनाडु के किसान नहीं कर पाए। किसानों की यह कोशिश कितनी सफल होती है और चुनाव नतीजों पर इसका क्या असर पड़ता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आंदोलन और अपनी मांगों को लेकर किसान नेता खुद भी इतना आगे जा चुके हैं कि अब उनके लिए अपनी पुरानी स्थिति से पीछे लौटना ज़रा मुश्किल हो गया है। 1 साल बाद पंजाब में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और निश्चित तौर पर किसान सबसे बड़ा मुद्दा होंगे और इसमें कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं रहना चाहता। सारे राजनीतिक दल इस वक्त किसान पंचायतों और खापों के
सम्मेलनों में जा रहे हैं। अब यह सोचने की भी ज़रूरत है कि किसान आंदोलन को ख़त्म कैसे किया जाए। आम सहमति के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 15 से 18 महीनों तक इस कानून को हटाने का वादा कर चुकी केंद्र सरकार ने प्रस्ताव के साथ एक बात तो साफ कर दी है कि वह बीच का रास्ता निकालने की इच्छुक है। किसानों को भी अपना रुख कुछ बदलना होगा। कानून में अगर कोई खामी है तो वार्ता में उसका तार्किक तरीकों से प्रतिरोध हो। असली समस्या खेती के साथ उसको फ़ायदेमंद बनाना है। यह कैसे होगा, इस पर केंद्र और राज्य दोनों को ही मंथन करना चाहिए। इसमें किसान, खेती के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं तो एक सही और व्यवहारिक नीति बन पाएगी। उद्योगों की तरह आज खेती को भी मदद की ज़रूरत है। देश का एक आम किसान आज भी मुश्किल से औसतन 6,000 रुपये महीने ही कमा पा रहा है, जो परिवार के जीवन यापन के लिए बहुत कम है। औसत खेती का रकबा कम होना भी एक बड़ी चुनौती है। इन सारी समस्याओं के बीच किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती बाज़ार की तलाश भी है, जो किसानों के बूते नहीं होने वाला। किसानों को भी धान और गेहूं के ऊपर उठकर दलहन, तिलहन और अन्य फ़ायदे वाली फसलों की तरह जाना होगा। मक्के जैसी फसलों से बायोफ्यूल बनकर हम हर साल लाखों डॉलर की बचत कर सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से कच्चे तेल को खरीदने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी एक विशेष पैकेज के तहत प्रोत्साहित करने की कोशिश सही कदम है। किसानों के लिए उद्योगों की तर्ज पर एक सही मॉडल की तलाश होनी चाहिए। स्टॉप। So this is it